नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। एक बार फिर से सभी भारतवासियों को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। अब जरा मोदी दर्शन पर चलते हैं। मामला बहुत गंभीर, बहुत दुखद है और बहुत शर्मनाक है। इजराइल की सेना, नेतन्याहू की सेना एक 5 साल की बच्ची को, 5 साल क्या उम्र होती है, 5 साल की बच्ची को मार देती है। और वो बड़ा ही दर्दनाक होता है। वो मरते मरते भी बच्ची अपनी जिंदगी के लिए, जो बच्चा क्या कर सकता है, बहुत तो भाषण तो देगा नहीं कि मरते हुए डायलॉग दे कि मैं बदला लूंगा, यहाँ हिंदी फिल्मों जैसे, या लूंगी। मरते मरते हृदय विदारक सी उसकी चीख होती है। एक फिल्मकार उस चीख को, उस वेदना को पर्दे पर उकेर देता है। 72 mm जिसको कहते हैं ना, कि सिनेमा के पर्दे पर उकेर देता है, एक फिल्म बनाता है। इजराइल की इस हत्या को, 5 साल की बच्ची की किलिंग को पूरी दुनिया देखती है। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित किया जाता है। दुनिया के प्रतिष्ठित जो फिल्म समारोह होते हैं, उनमें जब ये फिल्म दिखाई जाती है तो 20-20 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन जिसको कहते हैं, खड़े होकर के लोग तालियां बजाते हैं। 20-20 मिनट तक, 10-20 सेकंड होता है लोग ताली बजाते हैं, 20-20 मिनट तक खड़े होकर ताली बजाते रहते हैं। ऑस्कर नॉमिनेशन सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। भारत में आज तक ये, मतलब गिन के 5 उंगलियों पर गिनने की शायद जगह न मिले ऑस्कर नॉमिनेशन में। ये फिल्म इजराइल की किलिंग पर है और ये फिल्म अमेरिका में रिलीज हो चुकी है, अमेरिका में देखा जा रहा है। इजराइल और अमेरिका से ज्यादा तो कहीं किसी के संबंध नहीं करीबी होंगे ना। ये फिल्म ब्रिटेन में देखी जा रही है, ये फिल्म फ्रांस में देखी जा रही है, ये फिल्म इटली में देखी जा रही है। ये फिल्म पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में, पश्चिमी दुनिया में सब जगह देखी जा रही है। और ऑस्कर तो वैसे भी ये इस्लामिक कंट्रियों को तो संगठन करवाता नहीं है। अगर आप ऑस्कर, ऑस्कर की कमेटी सब देखेंगे तो वहां पर तो वेस्टर्न का ही प्रभाव है पूरा, सारे देशों में दिखाई जा रही है। इस फिल्म को भारत में दिखाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर और फिल्म लाइन का भी भाव पूरा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि वो फिल्म लाइन को बड़े करीब से समझे या देखते हैं। तो यहाँ पर जो वितरक होता है, डिस्ट्रीब्यूटर ले लिया एक वितरक ने फिल्म को यहाँ रिलीज करने के लिए। अच्छा, हाइप भी था कि ऑस्कर में जा रही है फिल्म। भारत में इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया गया। अब एक ही दिन में हम कितना डरपोक होने की कितने किस्से बताएं। एक ही दिन में वितरक ने स्पष्ट बताया, खुल के बताया कि सीबीएफसी के एक अफसर ने उससे कहा कि इजराइल गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, संबंध खराब हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। सरकार ने आधिकारिक रूप से, या सीबीएफसी ने आधिकारिक कोई बयान नहीं दिया। यानी एक फिल्म, एक 5 साल की बच्ची की हत्या का सच भारत में दिख जाएगा तो मोदी हिल जाएंगे, डर जाएंगे, कांपने लगेंगे। 56 इंच है पूरा, यकीन कर लीजिए, नाप लीजिए इंच टेप से। लेकिन एक फिल्म, फिल्म कौन सी चाहिए मोदी को? फिल्म चाहिए आदित्य धर की फिल्म चाहिए, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म चाहिए। इस वक्त कहां छिपे हैं? धुरंधर के पीछे। धुरंधर, वो कौन डकैत है, रहमान है, कौन है, मैं तो फिल्म भी नहीं देखा। उस फिल्म की चर्चा सुन करके ही मुझे लगा कि देखने लायक नहीं होगी। भारत में लोग देख रहे हैं, दुनिया भर में उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। उस फिल्म धुरंधर के पीछे छिपे आदित्य धर, विवेक अग्निहोत्री, यही इस दौर के सबसे बड़े फिल्मकार हैं। क्योंकि आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये सब के सब फेल हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, पूरे देश के सामने नंगे हो चुके हैं सब। आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अब ये दौर है फिल्मकारों का कि फिल्में बनवाओ, और फिल्मों से पूरा का पूरा भाई 3 घंटे का, वो 3 मिनट का क्लिप बनाना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आईटी सेल फेल हो गए। अब वो 3 घंटे का पूरा माहौल बनाओ, भौकाल बनाओ, और वहां पे सीटियां बजवाओ।
लाइए भाव को लाइए। आज गंभीर मसलों पर ही चर्चा करेंगे। स्वागत है भाव। फिर चलेंगे मिडिल ईस्ट। जरा देखिए, खबर ये देखिए। मैं आपको थोड़ा करेक्ट करूं, धुरंधर पार्ट 2 ये 4 घंटे का है। अब अच्छा, डोज 4 घंटे बढ़ा दिया गया है। हम नहीं देखे ना, डोज इसलिए हम बढ़ा कहीं दिया फिल्म गया है। का। नहीं नहीं, हाँ। हमको भी पता है कि 3-3 शो हो रहे हैं, क्योंकि एक 4 घंटे का फिल्म है। हम्म, 4 घंटे का ये डोज जैसा होता है ना, कि आपको इम्यूनिटी हो जाती है। हम्म, शुगर का डोज लेने की वो गोली आदत हो जाती है, तो फिर शुगर वो काम नहीं करती, तो बोले इसका डोज बढ़ा दो। हम्म। तो अब ये देश प्रेम, देशभक्त, और ये खासकर वर्तमान में जो सत्ता में लोग बैठे हैं, डोवाल्ड डोवाल्ड जो अपने जेम्स बॉन्ड है, जो जेम्स बॉन्ड सिर्फ फिल्मों में दिखते हैं, आखिर में कॉकरोच भी निकल आया तो कूद जाते हैं बेड से, ऐसे जेम्स बॉन्ड के ऊपर ये फिल्म है। तो सारा क्रेडिट उनको दिया जा रहा है। और एक प्रोपोगंडा के तहत फिल्म मेकिंग एक अलग बात हो सकती है, एक्टिंग एक अलग बात हो सकती है, म्यूजिक एक अलग बात होती है, वो टेक्निकलिटीज की बात है। लेकिन एक विचारधारा इस देश में यश चोपड़ा से लेके तमाम बड़े बड़े फिल्मकार भी देखे हैं, जिन्होंने विचारधारा के साथ, हिंदू मुस्लिम हो या फिर पूरब, जब पूरब पश्चिम में बताया कि पश्चिम और पूरब में फर्क कितना है, रोटी कपड़ा मकान, ये ज्वलंत समस्याओं पे सरकार के खिलाफ ये फिल्म बनी थी। लेकिन वो दौर मुझे अलग था लगता है कि भाऊ। इसीलिए मैंने आपने 3 घंटे का बोला, इसीलिए मैंने इंटरव्यू किया 4 घंटे का, क्योंकि आपका फ्लो बहुत बढ़िया चल रहा था। मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। नहीं लेकिन नहीं आप नहीं, इस ठीक इसको है। हाँ, करिए, पूरा करिए। 4 घंटा हम कहे तो हम फिल्म उल्म हमको देखे हुए जमाना गुजर गया, उसकी बीच बीच में देख लेते हैं। तो अ, और ये फिल्म देखे क्या, आदित्य धर विवेक अग्निहोत्री देखे, ये जहरीले सब घूम रहे, पूरा पूरे देश के हर विभाग को इन सब ने प्रभावित किया है। वाकई ये 100 साल की प्लानिंग इंप्लीमेंट हुई है। 100 साल की प्लानिंग, इसीलिए 100 साल सब जूझ रहे थे। लाइए हेडलाइन, लाइए हेडलाइन लाइए। गजा की बच्ची पर फिल्म पूरी दुनिया में रिलीज, भारत में नहीं, क्योंकि इजराइल को बुरा लगा। पूरी दुनिया में रिलीज हुई, भारत में नहीं। बताइए, हम वसुधैव कुटुंबकम कितना हमारे भीतर, मैं तो खुद कहता हूं कितना हम लोगों के भीतर भाई ये हिपोक्रेसी, दोगलापन आ गया है। हद है भैया। भीतर चलिए, खबर के भीतर चलिए। ये एक मामला कुछ दिन पहले आया। भारत में सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी ने ऑस्कर नामांकित फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब को थिएटर में रिलीज करने से रोक दिया। ये फिल्म ट्यूनीसियन डायरेक्टर काउधर बेन हानिया की फिल्म है। फिल्म भारत में रिलीज 6 मार्च को होनी थी, लेकिन सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया। वजह बताई गई कि फिल्म रिलीज होने से भारत इजराइल के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। आगे चलिए। मैं बता दूं, ये फिल्म जो है 2024 में गजा की एक घटना पर है, जहां पर इजरायली फोर्सेज आईडीएफ जो है एक कार पर हमला की। उस कार में 5 साल की एक फिलिस्तीनी बच्ची हिंद रजब, उस बच्ची का नाम था हिंद रजब फंसी हुई थी। वो फोन पर इमरजेंसी की से मदद मांग रही थी, लेकिन उसकी बाद में मौत हो गई मांगते मांगते मदद। फिल्म में इस बच्ची की जो आखिरी घड़ियां हैं वही दिखाया गया है। ये डॉक्यू ड्रामा है जो बहुत संवेदनशील और इमोशनल है। इस फिल्म को वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2025 में दिखाया गया था। वहां इसे 20 मिनट से ज्यादा स्टैंडिंग ओवेशन मिला था वेनिस में। और वेनिस फिल्म फेस्टिवल, वेनिस नाम से ही लग रहा है, मतलब आप जानते हैं। और इसे सिल्वर लाइन अवार्ड मिला। अब यह ऑस्कर में नामांकित है। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस जैसे कई देशों में रिलीज हो चुकी है। आगे चलिए जरा। अब चलिए हमारे यहाँ भारत में। मुंबई की कंपनी है जय विरात्रा एंटरटेनमेंट, इसके हेड है मनोज नंदवाना। ये फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन अधिकार भारत में लिए थे। उन्होंने फरवरी में सीबीएफसी को फिल्म दिखाई और सर्टिफिकेट मांगा। उनका प्लान था कि 6 मार्च को रिलीज हो, ताकि 16 मार्च के ऑस्कर से पहले प्रचार हो पाए। सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया। मनोज नंदवाना ने वैरायटी मैगजीन को बताया कि एक सीबीएफसी सदस्य ने कहा कि अगर यह फिल्म रिलीज हुई तो भारत इजराइल रिलेशनशिप टूट सकती है।
हटा दीजिए, बस अब यहीं पे रुकेंगे, अगले पार्ट में हम लोग आदित्य धर और उनके दर्शन करेंगे, पहले इसी पर। भाऊ, इससे ज्यादा मतलब शर्मनाक, मुझे शर्म आती है नहीं कि नहीं मेरे देश का ऐसा नेता प्रधानमंत्री है नहीं, और ऐसा अब सिस्टम चल अब रहा है, उसको शर्म आती अब है। कम से कम इस फिल्म को रोकने के बाद तो ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एप्स्टीन फाइल की कुछ डॉक्यूमेंट्स मोसाद इजराइल में है। जैसे कि मोसाद के एक रिटायर्ड अधिकारी जो यूरोप में सेटल है, उसने पॉडकास्ट में बताया कि एप्स्टीन ये हमारा आदमी था, हमारे पेरोल पे था, हमारे लिए काम करता था। उसके जो डॉक्यूमेंट 30 लाख मेल्स डॉक्यूमेंट, कागजी डॉक्यूमेंट, या 1,85,000 फोटो, या 20,000 फिल्में, जो वीडियोज है, वो जो मिले हैं, वो एप्स्टीन के आइलैंड पे या आधिकारिक घर और ऑफिस पे छापा मारने के बाद एफबीआई को मिले। लेकिन बहुत सारे, बहुत ही सेंसेशनल और बहुत उच्च कोटि के बड़े बड़े नेताओं के कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ वीडियोज मोसाद के पास एप्स्टीन ने पहले ही जमा कर दिए थे, वो इजराइल के पास है। क्या भारत उससे डर रहा है? कौन कौन को बचाना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री एप्स्टीन पे? नहीं तो आजादी की अभिव्यक्ति हो, या जिस फिल्म को पूरे दुनिया ने सराहा हो, जिस फिल्म को अमेरिका भी रिलीज कर रही है, ब्रिटेन रिलीज कर रही है, पूरा यूरोप रिलीज कर रही है, जिस फिल्म को अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में प्राइज मिले हो, जिस फिल्म को पूरा विश्व सराहना कर रहा है, उस फिल्म भारत के दर्शकों को वंचित क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि इजराइल नाराज होगा? इजराइल के नाराजगी के मायने क्या है? कल इजराइल नाराज हो खानों में, गया। सालों इस खानों में। देश के सालों सालों इस देश के इजराइल के साथ संबंध नहीं थे। पहली बार नरसिंह राव जब विदेश मंत्री बने, तो ये पहले विदेश मंत्री थे जो नरसिंह राव विदेश मंत्री की हैसियत से इजराइल गए थे। नहीं तो इजराइल से कोई भारत का संबंध नहीं था। तो क्या भारत तब तरक्की नहीं कर रहा था? क्या तब भारत जीवित नहीं था? क्या तब भारत सांस नहीं ले रहा था कि जो आज इजराइल इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि इजराइल को नाराज करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की सराही हुई अवार्ड जिसको मिले हैं, ऐसी फिल्म को भारत में रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है? कुछ ना कुछ सिर्फ पानी मुड़ता है। ये इजराइल से मदद का मतलब नहीं है। इजराइल आज पूरे विश्व से मदद मांग रहा है। भीख मंगा एक खुद भिखारी दूसरे को क्या मदद देगा? ऐसे स्थिति में इजराइल इजराइल क्यों कर रहे हैं? या एक मेडल की कीमत गले में जो प्रधानमंत्री के डाला गया उस दिन, 2 दिन पहले युद्ध के, तो क्या उस मेडल की कीमत इतनी बड़ी चुकाएंगे हम और लगातार इंस्टॉलमेंट में चुकाते जाएंगे? सवाल वो है। ऐसा कौन सा था कि जिसमें आपने सही कहा कि हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी फिल्में जो बैन होनी चाहिए। केरला फाइल, कश्मीर फाइल, कलकत्ता फाइल, ताशकंद फाइल, छत्तीसगढ़ फाइल, तो क्या कोई एप्स्टीन फाइल भी है? क्या क्या है ऐसा जो ये देश देश इजराइल से ब्लैकमेल हो रहा है भारत? अमेरिका के सामने तो हम सरेंडर है ही। अमेरिका के यहाँ तो हम पूंछ हिलाते हुए जो बोलता हुआ अमेरिका से कर रहे हैं। रोज एक हमको हम टाटा बाय बाय करने की स्थिति में नहीं, और वो बाटा मार रहा है पकड़ के हमको रोज। लेकिन इजराइल के साथ भी क्या हमारी स्थिति ऐसी है जैसे अमेरिका की है? और प्रधानमंत्री तो इजराइल के साथ अच्छे संबंध है। तो इजराइल तो इतना समझ लेना चाहिए कि अच्छी फिल्म है, पूरा वर्ल्ड दिखा रहा है, भारत ने दिखाया, तो इतना कौन सा बवाल आ जाएगा? क्या कारण है? क्या हमारी विदेश नीति पूर्ण रूप से सरेंडर हो गई है? और यदि अमेरिका को सरेंडर है तो अमेरिका खुद दिखा रहा है, हाँ, तो फिर हम क्यों यही नहीं दिखा रहे हैं? सबसे डरपोक ब्रिटेन हम हैं। दिखा रहा है, यूरोपियन यूनियन दिखा रहा है, वहां अवार्ड्स के लिए बुलाई जाती है फिल्में। जब विदेशी कोई फिल्म होती है, हमारी फिल्म जब विदेश में जाते हैं, तो वहां एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है। जब फिल्म निर्माण में एक फिल्म निर्माता होता है और एक फिल्म वितरक होता है। फिल्म निर्माण करके वो वितरक को बेच देता है, और वितरक वो आगे थिएटर में दिखाता है। तो फिल्म निर्माण में फिल्म निर्माण, वितरण और एग्जीबिशन, ये 3 अलग अलग विंग है। फिल्म निर्माता फिल्म बनाता है, वो वितरकों को बेचता है। वितरक फिर उसको एग्जीबिटर के द्वारा, मतलब जो सिनेमा हॉल के मालिक है उनके द्वारा वो दर्शकों तक लाते हैं। तो जब
फिल्म निर्माता ने, जब हमारे यहाँ फिल्में बनती है तो पूरे विश्व में हमारे यहाँ ओवरसीज टेरिटरी है। हमारे यहाँ जब फिल्म निर्माता फिल्म बेचता है तो उसके अलग अलग टेरिटरी है। भारत भी पूरा इंडिया नहीं बेचते। भारत सीपी बेरार राजस्थान, एक सीपीसीआई एक ये है जो पुराने जमाने का सेंट्रल प्रोविंस, और बेरार जो पुराना राज्य था जहां नागपुर कैपिटल हुआ करती थी, उसका मतलब है विदर्भ और मध्य प्रदेश ये सेंट्रल इंडिया होता है। यूपी एक बिहार टेरिटरी है, कलकत्ता और वेस्ट एक टेरिटरी है, दक्षिण में एक टेरिटरी है, मुंबई अपने आप में एक टेरिटरी है और महाराष्ट्र एक टेरिटरी है। ये अलग अलग टेरिटरी है फिल्म वितरण की। और इनका सारा जो हेड ऑफिस है फिल्म वितरण का देश में, वो भुसावल है, जो मेन सेंटर की, क्योंकि उस जमाने में रेलवे से वो फिल्म की पेटियां जाती थी, तो भुसावल एक ऐसा हब था जहां से पेटियां आ भी सकती है और जा भी सकती है। और एक फिल्म जब जाती है तो वो जो वितरक होता है वो फिल्म का जो सिनेमा हॉल है वो किराए पे लेता है कि आपका किराया कितना है। उसने कहा 10,000 रुपए रोज, तो मुझे ये एक सप्ताह के लिए लीजिए। और फिर वो अपनी फिल्म वहां दिखाता है और जो कलेक्शन आता है टैक्स कट के सारा कलेक्शन वितरक के पास आता है। वितरक अपनी फिल्म की कीमत वसूल करता है। यदि वितरक को बहुत ज्यादा पैसा मिला, जिसको ओवरफ्लो कहते हैं, तो वो पैसा फिर कुछ शेयर होता है निर्माता के साथ। तो जब हम विदेश में पिक्चर देखते हैं तो विदेश में ओवरसीज टेरिटरी कहती है। अब ओवरसीज टेरिटरी भी विश्व में अलग अलग तरीके से बन रही है। जैसे कि दुबई और मिडल ईस्ट एक टेरिटरी है, यूरोप एक टेरिटरी है, और अमेरिका कनाडा एक टेरिटरी है। ये अलग अलग टेरिटरीज बनी है। एक एशिया करके एक टेरिटरी है जिसमें जापान वगैरह जो देश आते हैं। कई कुछ फिल्में ऐसी है कि जापान में ही सुपरहिट होती है, इंडिया से ज्यादा जापान में पैसा कमाया है, ऐसे भी देखिए। तो ये फिल्म निर्माता जो है, इसके लिए भारत ओवरसीज मार्केट है। तो उसने यहाँ वितरक ढूंढा। हमारे यहाँ एक वितरक कंपनी है जो ओवरसीज की फिल्में लेता होगा। उसने फिल्म ली, लेने के बाद उसको भारत में ये रूल है कि आप बाहर की सर्टिफाइड फिल्म भी जब तक भारत के सेंसर से परमिट नहीं लेते तब तक नहीं करती। तो उसने वो भारत के परमिशन से मतलब सेंसर के लिए दी और सेंसर ने उसको मना किया। सेंसर ने फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया, लेकिन कारण ऑफिशियली नहीं बताया। एक अधिकारी ने उसको बताया कि हम इसके लिए आपकी फिल्म रिलीज नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि इजराइल के ऊपर ये होता है। कई फिल्मों में कट्स लगते हैं आशीष। कुछ होता है कि भाई आपने ऐसा एक सीन दिया जिस सीन से बहुत गड़बड़ हो सकती है, तो वो सीन काटा जाता है। कोई व्यभिचार का सीन हो तो ज्यादा हिंसा दिखाते हो तो वो कटता है, या कहीं डायलॉग ऐसे होते हैं कि उस डायलॉग पे, हमारे यहाँ आपको याद होगा एक दीपिका पडुकोने का और पडुकोन का और शाहरुख खान की एक पिक्चर आई थी। उस पिक्चर में एक बहुत ही मतलब खुले इससे शरीर दिखाते हुए एक गाना फिल्माया गया था, और उसमें दीपिका पडुकोने वो अलग अलग बिकनियों में दिखाई थी। करीब करीब 7-8 रंग की बिकनी पहनती है उस पूरे गाने में। उसमें एक जगह भगवा हाँ, बिकनी जब पहन के आई, बीजेपी तो उसको लेके पूरे बीजेपी का सारा बीजेपी सनातन धर्म खत्म हो गया था। फिर मैंने एक उस पे एक स्टोरी भी की थी आशीष जी। मैंने देखा उसने जितनी कलर की बिकनियां पहनी थी वो सारे कलर हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत पूजनीय है। मैंने बोला ऐसा तो कोई कपड़े नहीं पहन पाएगा, अंग वस्त्र पहन ही नहीं पाएगा। किसी भी रंग का पहनो, काला भी रंग का पहनो तो कहते हैं शनि का कलर है, हरा माता का हाँ कलर है, भगवान हाँ हमारे सनातन का कलर है। तो कौन सा कलर है जो हमारा नहीं है बताए? श्वेत कलर इंद्र का माना जाता है। तो इतने फूहड़ लोग हैं और उसके लिए सेंसर हमारा चलता है। लेकिन एक अच्छी फिल्म, एक आजाद अभिव्यक्ति की, एक अच्छी अभिव्यक्ति किसने की है, ये हमारे देश के क्रिएटिव लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ये था। हमारे देश के बहुत लोग हैं जो फिल्म देखते हैं, फिल्म गोअर्स है। फिल्म कैसी देखी जाए इसका भी कोर्स होता है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। बीच बीच में फिल्म इंस्टीट्यूट कंडक्ट करती है कोर्स अलग अलग शहरों में जाके। तो उसको बोलते हैं फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स। आप फिल्म देख के कैसे उसका आनंद ले सकते हो, ये भी एक कला है। तो इससे पूरे वंचित करते हैं। क्यों? किस बात से? भारत क्या अब ऐसा देश हो गया है कि जहां संविधान ही नहीं है? हमारा संविधान की कौन सी धारा इस फिल्म को रोकती है? सवाल वो है, कौन सी धारा रोकती है संविधान की? क्या संविधान कहता है कि तुम ये फिल्म मत दिखाओ? इजराइल को बुरा लगेगा, इजराइल ने यदि हमला किया तो बुरा लगेगा, तो भाऊ, इजराइल जाने। बात ही वो नहीं है। दुनिया में हम ही मतलब ये तो वो है ना कि अब फिर शब्द कह देंगे लोग, भाई अमेरिका
उसका सबसे बड़ा दोस्त, सबसे करीबी, अमेरिका से ज्यादा करीबी कोई हो ही नहीं सकता। अमेरिका में दिखाया जा रहा है, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड देख रहा है। जिस दिन पता है, जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल जाकर के फादरलैंड बोला था ना, इस फिल्म को हाँ, रिलीज न करके साबित कर दिया। और जिस दिन हाँ, फादरलैंड बोला था, हमारी मातृभूमि को गाली दी थी। इस देश के जाहिल अंधभक्त ताली बजा देते हैं हर चीज में, हमारी मातृभूमि को गाली दी थी, हमारी मातृभूमि को। कैसे कोई हमारा फादरलैंड हो जाएगा? कैसे हो जाएगा नहीं, मुझे फादरलैंड? ये मेरा बाप तय करने का अधिकार, इस देश का बाप तय करने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी को किसने दिया? हाँ, ये वो हमारी अपने माँ पिता का नाम मातृभूमि, सम्मान से हमारा ले बाप तय सकते कर हैं। रहे हैं घूम के। मेरे हम पे बाप थोपने का अधिकार किसने दिया उनको? हम्म, ये हमारे माँ के कैरेक्टर का सवाल है। कोई भी उठा के कहेगा कि ये तुम्हारा बाप है, मान लेंगे। इसीलिए फादरलैंड से डर लगता है, इसीलिए मुझे इसीलिए याद है, आज ये जो सत्ता में बैठे हैं, यही लोग उस समय सीना पीट रहे थे जब आंधी पिक्चर पे बंदी हुई थी। हाँ, आंधी पिक्चर ये कहा गया था कि वो इंदिरा गांधी के जीवनी पे बनी हुई है, और हम्म, वो पिक्चर जय ओम प्रकाश ने बनाई थी, और जिसका निर्देशन जो है वो गुलजार ने किया था। हम्म, सुचित्रा सेन और संजीव कुमार ने उसमें रोल अदा किया था। बहुत बेहतरीन पॉलिटिकल सटायर पे, पॉलिटिक्स पे फिल्म बनी थी, वो बहुत बेहतरीन बनी थी। लेकिन इंदिरा जी पे तो तब यही भाजपाई जो अभी सत्ता में है, ये तब सीना पीट पीट के अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई दे रहे थे। आज इजराइल की एक फिल्म बयान हो रही है, आज क्या हो गया इनको? आज क्यों चुप है? हम्म, आज क्यों चुप है? तब आंधी के लिए तो रो रहे थे, अब आपके अंदर से आंधी कहां गई? आने के लिए रो रहे क्योंकि थे, आज आप सुनामी ले आए हैं सर, खुद ही। आज हाँ, आज आपने इजराइल को बाप बन गया तो उसको बाप बना लिया। इजराइल को आपने बाप इसलिए बना दिया कि आपका कुछ पड़ा हुआ है उसके पास। नहीं तो इजराइल हमारा बाप कहां से हो गया? किस अधिकार से हो गया? 2 टाइम का खाने को देता है, हमारी कहीं सुरक्षा करता है, खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, पूरा टेलीविज बर्बाद हो गया, खंडर हो गया। हाँ, हमारी वो सुरक्षा क्या ठीक करेगा? है, उससे केरला से वो छोटा है हमारे इजराइल, से, हमारा बाप हो गया है। वो वही ना राजदार है उसके। तो इजराइल से तो बहुत सारे रिश्ते हैं ना, पेगासस से लेकर के और एप्स्टीन तक। हाँ, उसके पास तो ऐसी चीजें हैं कि वो तो ट्रम्प तो बड़बोला है, बोल देता है कि मैं उसका करियर नहीं खत्म अरे करना भाई, चाहता। इनका इजराइल प्रेम आज से नहीं है आशिफ जी। अभी मैं उस व्यक्ति को कोट कर रहा हूं जो व्यक्ति जीवित है, हम्म, वो खंडन कर दे। आदरणीय शरद पवार, आदरणीय शरद पवार, जब इजराइल को एक पहला डेलीगेशन जा रहा था इजराइल को, कुछ एग्रीकल्चर, कुछ चीफ मिनिस्टर्स का, कुछ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स का, ऐसा मिला के, तो मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के पास, मोदी जी उसके पास आए, शरद पवार जी के पास, और कहा कि मुझे इस डेलीगेशन में आना है। तो शरद पवार ने कहा ये तो विदेश मंत्रालय और प्रधान मंत्रालय तय करता है। बोला आप प्लीज मेरे लिए बात करिए। तो शरद पवार जी ने मनमोहन सिंह को कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री भी आना चाहते हैं। तो उनने कहा कि ये बहुत बढ़िया बात होगी, बाहर एक मैसेज भी जाएगा कि विरोधी पक्ष का भी एक मुख्यमंत्री साथ में होता है। अपने देश में विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जब बाहर हम जाए तो एक भूखे के रूप में जाए। ये शरद पवार जी ने मुझे कहा कि ये शब्द थे मनमोहन सिंह जी के, और तुरंत उसमें एक डेलीगेशन में एक नाम ऐड किया गया जो नरेंद्र मोदी था। मोदी जी वहां चले गए, और जब डेलीगेशन वापस आ रहा था तो मोदी जी वहां से गायब। और मोदी जी ने बोल दिया शरद पवार को, मैं अब कुछ दिन और रहूंगा यहाँ पे। बोले भैया, ये कोई हम टूरिज्म पे नहीं आए, हम्म, हम कोई यात्रा पे नहीं आए यहाँ पे। ये डेलीगेशन है, ये एक सरकार का डेलीगेशन दूसरे सरकार ने रिसीव किया है, वो वैसा ही वापस जाता है, ऐसे कुछ पीछे लोग रुकते नहीं उसमें। हम्म, ये तीर्थ यात्रा पे नहीं आए हम। तो ये तो निकल गए। उसके बाद फिर एम्बेसी ने बड़े बड़ी एम्बेसिंग पोजीशन हुई। फिर एम्बेसी ने इजराइल के जो काउंटर पार्ट है उनको कहा कि भाई इनका वीजा एक्सटेंड कर लीजिए। उन्होंने कहा कि हाँ नहीं, उनकी रिक्वेस्ट आई है वीजा की, हमने कर दिया है, वो एक आध सप्ताह और रुकना चाहते हैं। तो ये मुझे शरद पवार ने कहा कि बहुत एम्बेसिंग पोजीशन थी मेरे लिए, ये 6 दिन और क्या करने गए थे इजराइल में। सवाल वो है, इनका इजराइल प्रेम बहुत पुराना है। शरद पवार जीवित है, शरद पवार इसका खंडन कर दे, या मोदी जी इसका खंडन कर दे कि मोदी जी जब डेलीगेट में गए थे तो डेलीगेशन के साथ वापस आए। क्योंकि न्यूज लॉन्चर हमेशा लबबाजी नहीं करता।
और मैं किसी मरे हुए पवार को कोट नहीं कर रहा हूं, मैं आदरणीय शरद पवार को कोट कर रहा हूं, जो अभी राज्यसभा की शपथ भी लेंगे। चलिए, स्थिति वो फिल्में नहीं, फिल्में कौन सी देखी जाएंगी जरा हम दिखा दें आखिर में, फिर इजाजत लेंगे। देखिए जरा आज की तारीख की अब। और धुरंधर एक अद्भुत चीज मैं बताऊं आपको, आप सब जा क्रॉस चेक करिएगा। पिछले एक सप्ताह या 10 दिन मान लीजिए, क्योंकि हम तो पूरे दिन न्यूज में रहते हैं तो देखते हैं। 10 दिन में कोई पोर्टल, ऐसा मीडिया पोर्टल नहीं है देश का जो धुरंधर पर कम से कम 3-2 स्टोरी न लगाता हो डेली। पता नहीं कहां से आदेश है कि ये लगाना है, नहीं तो फिल्में तो हर शुक्रवार को रिलीज होती हैं। पता नहीं शुक्र को ही पहले होती थी, अब कितना वो शायद वही होगा, हर शुक्र को रिलीज होती है। तो अब लेकिन ये धुरंधर देखिए, धुरंधर 2 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने पर कांपने लगा था पाकिस्तान। दाऊद बोला, जब से चाय वाला हिंदुस्तान में आया है हमारे लोगों में खौफ बढ़ गया है। चलिए आगे, ये देखिए मजा तो आएगा नहीं सब पढ़ने में। यही नहीं, पूरी फिल्म में पीएम मोदी और अजीत डोभाल हावी रहते हैं। उनकी नीतियां और उनके कदम को आदित्य धर ने फिल्म के साथ जोड़ा और ऐसी जानकारी दी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। मतलब ऐसी नीतियां जो मोदी जी की और अजीत डोभाल की, जो देश नहीं जानता है, आदित्य धर जानता है। यहाँ कई सवाल अभी मेरे मन में, चलिए आगे इसको। आदित्य धर ने पूरा माहौल दिखाया कि मोदी के आने के बाद क्या क्या हुआ और कैसे भी सुगरू हम बने। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया भारतीय इतिहास के 2 जरूरी पलों के असली फुटेज शामिल किए गए हैं। एक क्लिप 2014 के शपथ ग्रहण समारोह की, दूसरी क्लिप 2016 के नोटबंदी की घोषणा करते हुए उनके टेलीविजन पर दिए गए भाषणों को दिखाया गया है। दोनों सीन्स को फिल्म में दिखाया गया जिसमें वास्तविक घटनाओं को कहानी के साथ जोड़ा गया। अब पहला सवाल है, वक्त हो गया है लेकिन पहला सवाल एक के साथ तो मुझे कर देते, सभी के इससे साथ पहले कर मुझे देते। एक बोलिए। सवाल भाऊ, एक तो 14 और 16 दिखाया गया है, और खबर में इतने दिखाया हूं क्योंकि इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं हुई। हॉल में नारे लग रहे हैं, मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी के जय जयकार हो रहे हैं, सीटियां बज रही हैं। इसीलिए बनाया भी गया था बाकायदे। और सिनेमा हॉल में फिल्में कैसे दिखवाते हैं संघी और भाजपाई, ये मुझे पता है। मेरे पास भी एक बार ऑफर आया था, ये दिल्ली में कोई फिल्म रिलीज हुई थी, कौन फाइल सोइल जब आई थी पहली बार, तो कि सर चलेंगे क्या देखने के लिए, टिकट 100 200 टिकट दिए जाते हैं, मैं पहले क्लियर कर दूं। तो हाल में सीटी और नारे तो होंगे ही, और 10 लगाएंगे तो बाकी तो फिर माहौल, भारत वाले तो माहौल में ही चलते हैं, भारत में माहौल चलता है। तो पहली चीज कि 16 इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा डिजास्टर, उसको इस फिल्म में दिखाया गया और लोग ताली बजा रहे हैं। तो धन्य है भारत वाले, आप इसी प्रधानमंत्री लायक हैं। मैं चाहता हूं कि शतायु हो मोदी जी और वही राज करें, अगर आप ताली बजा रहे हैं 2016 के डिजास्टर पर। दूसरी बात बाबू, कहा है कि ऐसी चीजें जो भारत के लोग नहीं जानते, तो भारत के लोग और पॉलिसीज डोभाल और मोदी की, तो 2 बातें हैं। ऐसी पॉलिसीज ही देश नहीं जान सकता है जो गोपनीय हो, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हो। तो वो आदित्य धर जान करके फिल्म में कैसे बता देगा। दूसरी चीज, अगर ऐसी थी कि आदित्य धर जाना और फिल्म में पूरे देश को दिखाया, तो मोदी और डोभाल ने आज तक क्यों नहीं बताया, क्यों छिपा कर रखा था। इतने गर्व के पल भारत से क्यों नहीं बताए जो आदित्य धर को कान में बताया। ये स्क्रिप्ट आदित्य धर लिखा है या मोदी ने कहीं से लिखवा करके कहा है कि ये फिल्म बना लो बेटा। देखिए आशीष जी, धर की जो फिल्म है ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। ये विशुद्ध। धुरंधर 1, धुरंधर 2, और इसको बाकायदा बड़े बड़े एक्टर्स के साथ जोड़ के, मतलब बड़े बड़े एक्टर्स लिए ताकि उनका भी एक फैन फॉलोइंग इससे जुड़े। हिंसा बहुत है, पाकिस्तान भारत करने का प्रयास किया गया है ताकि एक लोगों में जुनून हो जाए। देखिए इस देश में भारत पाकिस्तान होने पे क्रिकेट मैच पे भी लोग मर 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 पड़ते हैं। वो जुनून पेश किया और उसके आड़ में वो चीजें लब्बाजी बेचने का प्रयास किया जो लोगों को पता नहीं है। देखो क्या होता है, यदि किसी, मैंने कहा आपको कि अरे मेरे पास एक चीज है जो आपको पता ही नहीं, जो आप मेरे साथ पिछले 20 साल से साथ में है, काम कर रहे हैं, 20 साल से जुड़े हुए हैं, और इसके बाद भी आपको मेरे बारे में पता नहीं है, इसका मतलब वो चीज मेरे पास है ही नहीं। मैं लब्बाजी कर रहा हूं आपको। क्यों भाई, हाउ की तो सब बातें आपको पता है, फिर ये कौन सी नई बात पता नहीं है।
तो मैं लब्बाजी कर रहा हूँ आपको सिर्फ इंप्रेशन जमाने के लिए, तो आपको तो पता ही नहीं हमने क्या किया। और आप वो सारा फैंटेसी जो होता है ना, फैंटेसी जो होती है, रात को सपने में देखता है कि आदमी उठ के अपने दुश्मन को 1.5 लाख ठूसे करता है। फिल्म क्या होती है, मनमोहन देसाई की फिल्म क्या होती है? 3 घंटे का एंटरटेनमेंट आदमी को फैंटेसी में ले जाता है, खुद को अमिताभ बच्चन समझता है, और 25 लोगों को फाइट करके जब दीवार में सबको मारता है तो सबको लगता है कि हम नहीं मारा। ये एक आदमी की साइकोलॉजी है। इसलिए आपको 3 घंटे फैंटेसी में ले जाना है। ये 4 घंटे और पहले 3 घंटे और 4 घंटे से 7 घंटे की फैंटेसी है, जिसमें ये बताता है कि ऐसी विदेश में हमारी नीति हुई थी, ये हुआ था और लोगों को लगता है ये हुआ है। ये फिक्शन है, ये कोई सत्य घटना पे आधारित नहीं है। लेकिन इसमें डोवाल जोड़ गया, इसमें नरेंद्र मोदी का क्लिप दिखाया, और मैं हंसा इसलिए कि मुझे इंदिरा गांधी जी का भी एक क्लिप याद आया, आशीष जी। और वो क्लिप का मैं जिक्र करूंगा अभी। एक फिल्म में दिखाया गया था, फिल्म का नाम था रोटी कपड़ा और मकान। इसमें प्रधानमंत्री का जो क्लिप दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री 2014 में 16 में शपथ ले रहे हैं, और 14 में शपथ ले रहे हैं, और एक है कि नोटबंदी की घोषणा। ये ओरिजिनल क्लिप दिखाए, और इससे ये बताना चाहते हैं कि नोटबंदी से पाकिस्तान में कैसा इम्पैक्ट हो गया, टेररिज्म कैसा रुक गया। जो नोटबंदी पूरी तरह से फेल हो गई, जो सरकार बता नहीं पा रही अभी भी नोटबंदी क्यों की और नोटबंदी के फायदे क्या हुए इतने साल बाद। 2008 की मतलब 18 की नोटबंदी है शायद, तब से लेके आज तक कोई किसी को नहीं बता पा रहा है कि नोटबंदी क्यों हुई। लेकिन धार साहब को पता पड़ गया कि पाकिस्तान में नोटबंदी से हंगामा हो गया। ये बताने का प्रयास किया जा रहा है, जो आपने गलती की उसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में छोड़ो, कम से कम पाकिस्तान में तो इसका डैमेज हुआ, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। भोंडा प्रकार इसलिए दिखाया जाए। बाकी मोदी आने से कैसा पाकिस्तान थर्रा रहा है, हमने देखा कि वो लगातार, आपने सर्जिकल स्ट्राइक की तो भी मारते हैं। आपका ये हाल हो गया है कि आप आज पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पाते, क्योंकि अमेरिका आपसे नाराज हो जाता है। क्या करें? आप पाकिस्तान में आपकी फौजें अंदर घुस रही थी, ये हमको टीवी चैनल तो बता रहे थे कि लाहौर तक गए, पता नहीं कहां तक, और कराची भी हाथ में आ गया। लेकिन उनको वापस किसने बुलाया भाई? क्यों सीज फायर किया भाई? एक सीज फायर पे भी एक फिल्म बनाओ जरा, धर साहब, जरा बता पड़े सीज फायर क्यों किया। ये प्रोपोगंडा होता है। मैं आता हूं अब इंदिरा गांधी की क्लिप पे। एक एक सीन है रोटी कपड़ा और मकान में, सारे स्मगलर इकट्ठा बैठते हैं, उसमें काला बाजार करने वाले, स्मगलर, जुआ खेलने वाले, सब ऐसा इकट्ठा बैठते हैं, और इंदिरा गांधी का भाषण है, लाल किले का दिखाया है, जिसमें इंदिरा गांधी कहती है कि काला बाजारों को, बाजारियों को, लाल और जो देश के ये स्मगलरों को हम छोड़ेंगे नहीं। और वो बताइए भाषण वो देखने के बाद सुनो, वो वो पिक्चर भाषण होगी। देखने के, वो पिक्चर चली इस देश में आशीष। वो भाषण देखने के बाद वो ऐसा टीवी बंद कर देता है, जो उनका डॉन होता है, और वो बोलता है कि देखो अभी जरा ज्यादा सरकार स्ट्रिक्ट होने जा रही है, तो आपने कुछ अच्छा कोऑर्डिनेशन से काम करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी की क्लिप वैसी यूज हुई, और यहाँ प्रोपोगंडा के लिए यूज होने लगी है। आपने सही कहा, ये 100 साल का हिस्सा है। अब हम फिर वापस आते हैं कि जो फिल्में तुम दिखा रहे हो, तुम्हारे अपने लिए दिखा रहे हो, टिकट खरीद खरीद के लोगों को दिखवा रहे हो, वो सब अपनी जगह जायज है। तोड़ो सारे रिकॉर्ड, तोड़ो, कोई मतलब नहीं। 400 करोड़ की फिल्म, 500 करोड़ की फिल्म बनवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो फिल्म में कुछ लोगों को तो रोजगार मिला होगा बेचारों को, कुछ तो लोगों को भी 2 टाइम की रोटी मिली होगी। लेकिन वो फिल्म आपने क्यों बैन की, इसका कोई कारण देना होगा, और हमारे देश को ये बताना होगा क्या हम अमेरिका के साथ साथ इजराइल के भी उपनिवेश बने हैं। ये सवाल मैं सरकार के सामने छोड़ के जा रहा हूं, सही लगे या गलत, ये हमको बताना होगा सरकार। मात्र फिल्म बैन करने से, सर्टिफिकेट रोकने से काम नहीं होगा। बिल्कुल। फर्स्ट मालिक, सेकंड मालिक दोनों बता दो अमेरिका और इजराइल में से कि हाँ, कौन फर्स्ट है। हाँ, मुझे तो अब इजराइल फर्स्ट लगने नहीं, लगा है। फर्स्ट लग बाप नहीं, इजराइल को तो बाप, घोषित बाप हो गया। हाँ। हम तो अमेरिका को माई बाप बड़े साहब कहते थे, इन्होंने तो खुद ही इजराइल को बाप बना दिया। खत्म, हम्म। खत्म सब। ये गजब का आदमी, और फिर भी इस देश का बड़ा विचित्र स्थिति है। ये फिल्मकार में खाली आज नाम देख रहा था, नाम निकाला, ये आदित्य धर, इसने क्या क्या बनाया है, उड़ी, धुरंधर 1, धुरंधर 2, आर्टिकल 370, ये सारी फिल्में, उड़ी, द सर्जिकल स्ट्राइक, ये सारी फिल्में वो हैं जो ये सिस्टम, जो मोदी का सिस्टम है ना, उस सिस्टम को
मजबूत करने वाली है। वो एक दूसरा विवेक अग्निहोत्री है, वो ये स्टोरी जैसी फिल्में बना रहा ये भाजपा के फिल्म प्रकोष्ठ के लोग हैं, है। हाँ ये माने हैं। नहीं, और फिल्म प्रकोष्ठ में भी इनका अपना नहीं है, सब उधार के सिंदूर हैं। विवेक अग्निहोत्री वो पहले हाँ। हेट स्टोरी और कौन जिद जैसी वो सेंसुअल थ्रिलर बनाता था, वो आ गया। फिर 2016 से उसकी भर्ती हुई। तो ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स, द वैक्सीन वॉर, जो मोदी जी ने वैक्सीन पूरी रात 24 घंटे जाग के वैक्सीन बनाई थी, वैक्सीन वॉर। बिल्कुल 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 अब बिल्कुल आगे बिल्कुल तक दिल्ली फाइल्स बनने जा रही है और ऑपरेशन सिंदूर बनने जा रहा है। बस एक कोई अगर मिल जाता फिल्मकार जो सीज फायर भी एक बना देता तो बहुत अच्छा था, लेकिन कोई नहीं बनाया। वो दौर था जब किशोर कुमार से लेकर के और एक से एक फिल्मकार थे जो सरकार को आईना दिखा देते थे, टकरा जाते थे सरकार से। वो दौर था जब रामनाथ गोयनका जैसे पत्रकार थे, फिल्मकार थे, पत्रकार थे, जो टकरा जाते थे सत्ता से। ये दौर है, न फिल्मकार, न पत्रकार, न चित्रकार, न कलाकार, कोई नहीं, सारी कार पर एक ही सवार, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, सारी कार पर एक सवार। तो मौज लीजिए, फिर इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।